नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। ओशो रजनीश के साथ संबंधों पर बोली नजदीकी रही मां आनंद शीला। गुजरात छात्र संसद में करेंगी शिरकत। गुजरात में बड़े सिरफिरे प्रेमियों के मामले, मांजलपुर की मीरा का प्रेमी ने ही रेता गला। संस्कारी नगरी बना उड़ता वडोदरा, 7 लाख के एमडी ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा शहर में 5th गुजरात छात्र संसद का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के अग्रणी अपने विचार का आदान प्रदान करेंगे। इसी के तहत रजनीश मूवमेंट की स्पिरिचुअल स्पोक्स पर्सन मां आनंद शीला भी वडोदरा आई हैं और इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुई। मां आनंद शीला का नाम जीवन भर विवादों में घिरा रहा। उनके रजनीश ओशो के साथ जुड़ाव ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींचा। उनके बारे में पूरी दुनिया के लोग जानने को हमेशा से उत्सुक रहे। यही वजह थी कि नेटफ्लिक्स ने उन पर 2 मिनी सीरीज भी बनाई है। मां आनंद शीला वडोदरा में आयोजित छात्र संसद में हिस्सा ले रही हैं। All that I say comes spontaneously to me. I don't prepare myself, and I want to listen to the question what people have, and I want to move to them so they understand. They are advanced and they have to understand that there are no separation of the universe on account of God. We are all one, and our own innermost desire, innermost understanding of each other has the priority. Today's youth must remove corruption, otherwise we will give a chance to dictators to again capture our freedom. And today's youth must concentrate on freedom and feeling of living and allowing people to live. Equal rights. By equal rights, I don't mean that you bring your standard down, but you help people to move up. So give them a hand to climb up. गुजरात के वडोदरा शहर में ही जन्मी मां आनंद शीला रजनीश मूवमेंट की प्रवक्ता रही है। साल 1981 से 1985 तक वे ओशो की सेक्रेटरी भी रही। उन पर आरोप लगता रहा कि ओशो को भारत से अमेरिका ले जाने के पीछे का दिमाग मां आनंद शीला का ही है। My relationship with Bhagwan never changed. I love him even today. I follow his teachings on a daily basis. His teachings are in every vein of mine. It's mixed in my blood. What happened in Bhagwan has its own reasons. I write about it in my autobiography, Don't Kill Him. And in the end, even one person has understood his teachings, his life has become fulfilled. गुजरात की वडोदरा की एक और लड़की सिरफिरे प्रेमी की भेंट चढ़ गई है। दरअसल वडोदरा के मांजलपुर की कई दिनों से लापता मीरा सोलंकी की हत्या का अब पर्दाफाश हो चुका है। शादी से इनकार करने पर प्रेमी संदीप मकवाणा द्वारा ही मीरा को गला घोंट कर मार दिया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में प्रेम संबंधों के चलते महिलाओं की
हत्या की घटनाएं लगातार घट रही है। गुजरात का वडोदरा शहर फिर एक बार एक ऐसी ही घटना का गवाह बना है। वडोदरा के मांजलपुर में रहने वाली मीरा सोलंकी कुछ दिनों से घर से लापता थी। मीरा अपने प्रेमी संदीप के साथ होने की जानकारी भी मिली थी, लेकिन इसी बीच नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा से मीरा सोलंकी का शव बरामद किया गया था। इस मामले की जांच में प्रेमी संदीप मकवाणा को तिलकवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में आरोपी संदीप मकवाणा ने शादी से इनकार करने पर खुद दुपट्टे से फांसी देकर मीरा की हत्या की होने की बात कबूल की है, जिसके आधार पर आरोपी संदीप मकवाणा को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में केसरपुरा गांव आता है। वहां पे 17 तारीख को शाम की 6-7 बजे के आसपास एक अजाना लड़की की लाश मिली थी। उसके बाद जब पूछपरछ की गई तो ये पता चला कि जो लड़की है वो वडोदरा सिटी में रहती है और उसका नाम मीराबेन था। वो एक लड़के के साथ घर से बाहर निकली थी। तो इसके उपरांत उस दिन IPC 302 के तहत गुना दाखिल किया गया और जिस लड़के के साथ निकली थी वो हमारे शकबंद के लिस्ट में था। उसको हमने ढूंढने की कोशिश की। वो पुलिस से नाश्ता फरता होकर भाग रहा था। तो अलग अलग चीज़ों से, टेक्निकल सर्वेलेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू कल हमें हमारे LCB को बातमी मिली कि वो वडोदरा सिटी में एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हमारी टीम पूछपरछ में और उसके तपास में उसी के आसपास थी। तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने उसको वहाँ से पकड़ लिया। उसके साथ पूछपरछ करने के बाद ऐसा हमारे ध्यान में आया कि 16 तारीख को दोपहर के बाद वो और लड़की वहाँ से जब वडोदरा सिटी से निकले, उनके एक दूसरे के साथ पहचान थी 3-4 साल से और उसकी इच्छा थी कि लड़की उससे शादी करे। वहाँ से निकलने के बाद वडोदरा ग्राम्य और छोटा उदेपुर ज़िले के अलग अलग जगहों के ऊपर वो घूमे और रात के समय में तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में केसरपुरा गांव के आसपास वो आए। रात का समय था और उस समय पे जब उसने शादी के लिए मांग की तब लड़के ने ना बोला और उसको ये उस बात का गुस्सा मन में रखते हुए उसने उस रात को लड़की की चुनरी का सहाय लेते हुए उससे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लड़की की लाश वही जगह पे छोड़कर वो वहाँ से रात को भाग गया। उसके बाद दूसरे दिन वो दोपहर को वो लाश देखने के लिए भी आया था। हमें लाश मिली उससे पहले और ये सब ध्यान में रखते हुए उसको आरोपी तरीके से हमने अरेस्ट किया है। लड़की की हत्या जिस चुनरी से हुई उस चुनरी को भी बरामद किया गया है। बाकी पूछपरछ, तपास और अन्य पुरावे इकट्ठा करने का काम चल रहा है। वो शकमंद के इस लिस्ट में इसमें था और उसको भी पता था कि उसने ये किया हुआ है, इसलिए वो पुलिस से नाश्ता फरता होकर घूम रहा था। उसने पहले ही एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और खुद की पहचान ना हो सके इसके लिए उसने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है। ये भी एक चीज़ बताती है कि वो कितना प्रीप्लान करके और ये सारी चीज़ें उसने कैसे की है। वडोदरा सिटी से है और इसका नाम संदीप। संस्कारी नगरी कहा जाता गुजरात का वडोदरा शहर भी अब उड़ता वडोदरा हो चला है, जिसका एक और सबूत आज फिर से सामने आया है। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब के साथ साथ अब ड्रग्स का कारोबार भी धड़ल्ले से फैलता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। वडोदरा के निजामपुरा इलाके से MD ड्रग्स को SOG पुलिस ने बरामद किया है। SOG की टीम ने 7 लाख से ज्यादा की कीमत का MD ड्रग्स बरामद किया है। ड्रग्स की बिक्री करने वाले हिमांशु प्रजापति और वीरल प्रजापति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ड्रग्स का जत्था भेजने वाले हालोल के मोहम्मद यूसुफ मकरानी को वांटेड घोषित किया गया है। वडोदरा में नशा करने वाले लोगों को एक पुड़िया 2500 रुपए में बेची जाती थी। इस मामले फतेहगंज पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई है। वहीं हालोल के वांटेड सप्लायर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतिभा खोज अभियान गुजरात कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, जो आज वडोदरा में भी देखने मिला। प्रतिभा शोध अभियान अंतर्गत स्पीकअप गुजरात हैशटैग के साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर द्वारा युवाओं की प्रतिभा को ढूंढकर
इस अभियान में जुड़ने के लिए मिस कॉल कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत वडोदरा में भी वडोदरा शहर जिला, दाहोद, छोटाउदेपुर, खेड़ा और आणंद जिले के सभी अग्रणियों और युवाओं की प्रतिभा ढूंढने के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए और जो युवा और जो भी आगेवान जिसके पास वक्ता प्रवक्ता की कैपेसिटी है, समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनके पास समाज में राजकीय महाप्रवाह में जाने की शक्ति है, ऐसे युवाओं का हमने पूरे गुजरात में एप्लीकेशन मंगवाए थे। लगभग 3500 के आस युवाओं ने एप्लीकेशन की थी। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने 5 विभागीय क्षेत्रों में, जैसे कि वडोदरा में आज दाहोद, छोटाउदेपुर, खेड़ा, आणंद और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट सभी के युवाओं का इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां पर इंटरव्यू लेने वाले तज्ञ है या तो प्रदेश के मुख्य आगेवान है, प्रवक्ता है। इसमें 2 स्टेज पे इंटरव्यू लेके मार्किंग करके उनकी शक्ति नापने का एक प्रयास है कि वो राजकीय कितना प्रदान कर सकते हैं, उनकी शक्ति कितनी है। इन सभी लोगों के इंटरव्यू के मार्किंग के बाद इनको जोनल प्रवक्ता, शहर में प्रवक्ता या वक्ता ऐसा कंट्रीब्यूट करने के लिए उनकी शक्ति और उनकी प्रतिभाओं का हम सम्मान करने वाले हैं। पूरे देश में कांग्रेस पक्ष ने ये नया प्रयोग किया है कि समाज में दूर बैठे हुए आदमी की शक्ति को पहचानना, उसकी राजकीय सूझ को समझना और उनको राजकीय प्रवाह में लाने के लिए कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। गुजरात के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने मिल रहा है। अमरेली जिला में भी लगातार बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही है, जिससे आम की फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। गुजरात के अमरेली जिला में कई किसान आम की फसल लेते हैं, लेकिन केसर आम की फसल लेने वाले इन किसानों की जैसे कि कुछ सालों से बुरी दशा चल रही है। पिछले साल तौकते चक्रवात के चलते ज्यादातर आम की फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार भी आम की फसल कम ही रहने के आसार दिख रहे हैं। ऊपर से बिन मौसम बरसात के चलते किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। अमरेली के धारू तालुका के झर, मोरझर, दलखानिया समेत के गांव में बेमौसम बरसात देखने मिल रही है, जिसके चलते आम के पेड़ पर लगे हुए फल जमीन पर आ गिरे हैं, जिससे किसानों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर भी चिंता में पड़ गए हैं। हाल में वरसादी वातावरण चालू थता अने भारे पवन फूंकाता जे केरी हती ए पण नीचे पड़वा लगी है। आप पण आमां जोई शको छो, नीचे केरी पड़ी है। दर वर्षे आवुं नवुं वातावरण आवे छे अने खेडूतोने बहु मोटा पाये नुकसान जाय छे। समय जता बागायती पाक अंगे फेर विचारणा करवी पड़शे एवुं मारुं मानवुं छे। सरकारश्री आ बाबते खेडूतोने, बागायती खेडूतोने पूरेपूरो कंईक सहकार आपे अने सहाय आपे एवी मारी मागणी छे। मारे बहु मोटो केसर आंबानो बगीचो छे। अवारनवार वातावरणमां पलटो आववाथी केरीना पाकने बहु मोटું नुकसान तो हतुं ज, पण अत्यारे जे पाछुं आ कमोसमी वरसादने हिसाबे खेडूतोने बहु मोटું नुकसान थाय एवुं देखाई रह्युं छे। અને આજે સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટાના હિસાબે ખેડૂતો, ઇજારદારો મોટા પ્રમાણમાં આ બધાને ફફડાટ છે। अमरेली जिला के धारी, खांभा और सावरकुंडला तालुका के ग्रामीण इलाकों में केसर आम का उत्पाद बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन पिछले कई सालों से आम की फसल लेने के वक्त ही कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, जिससे किसान काफी निराश है। झर गांव के किसानों ने कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो किसानों को फसल छोड़कर कोई और व्यवसाय अपनाना होगा। मोसम वगरनो वरसाद थाय एना कारणे बहु नुकसानी आवे छे मोटी। बराबर गई साले तावते वावाजोडाना कारणे नुकसानी आवेली मोटी। झाड़वा भांगी गेला छे बधाय ने आमां अर्धा झाड़वामां केरी आवेली छे अने आमां वधारे आवशे पवन ने करा तो आ नहीं रही। बराबर अने हाल के कोई केरी खाई नहीं सके अने मोंघी केरी थशे અને કેરીનો કોઈ મતલબ રહેશે નહીં। બરાબર વાવાઝોડામાં એક તો આંબા અડધા ભાંગી ગયેલા હતા અને એમાં અત્યારે આ કમોસમી વરસાદને અને કરા પડશે તો ખેડૂતોને મોટું કેરી 10 દિવસમાં તો પાક પડવાની ફૂલ તૈયારી છે અને મોટું નુકસાન થાય। पिछले वर्ष आए तौकते चक्रवात में आम की वाड़ियां अमरेली में तबाह हो गई थी। ऐसे में आम का उत्पाद औसतन 20 से 25% आने की ही संभावना जताई जा रही है। ऐसे में केसर आम के दाम भी काफी ऊंचे गुजरात में इस बार देखने मिल सकते हैं। वीएनएन बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएन।
વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. गुजरात के वडोदरा शहर के अलकापुरी में स्थित स्टूडियो शगुन मेहरा के नए वेंचर सुख एक्सपीरियंसेस के तहत अकारो अंतर्गत फूड और फैशन का अद्भुत संगम देखने मिल रहा है. वडोदरा के अलकापुरी में शगुन मेहरा का रूफटॉप स्टूडियो है, जहां मॉडर्न इंडिया को सुख एक्सपीरियंसेस के तहत संजोने की पहल की गई है. यहां गौरव जय गुप्ता के फैशन ब्रांड अकारो के एक्सक्लूसिव अटायर देखने मिल रहे हैं, जो खास कपड़ों पर खास डिजाइन के साथ और खास टेक्निक से बनाए गए हैं. तो हम लोग दिल्ली में बेस्ड हैं और हम सारा फैब्रिक जो कपड़ा है वो हाथ से बुनते हैं. तो हम इंडिया के अकेले से ब्रांड है जो सारा कपड़ा हम इन हाउस बनाते हैं. हमारे पास अपना हैंडलूम्स है और उसके ऊपर पूरा का पूरा कपड़ा डिज़ाइन होता है. कई बार कपड़ा डिज़ाइन करने में और बनाने में 1.5 से 2 साल भी लगता है. तो कपड़ा ही स्पेशलिटी है मेन, और प्योर है, सारा नेचुरल है, सारा सस्टेनेबल है, बहुत मॉडर्न है, नया है काफ़ी. ये सब सीजनल है, तो कलेक्शंस हैं अलग अलग और काफ़ी कलेक्शंस हमें 6 महीने से 1 साल लगता है बनाने में. कलर डायरेक्शन होता है सब में, और मटेरियल्स मोस्टली सिल्क है, जरी है, थोड़ा बहुत लिनन भी है समर्स के लिए. बहुत अच्छा है और नए डिज़ाइंस हैं बिल्कुल. तो ऑलमोस्ट जैसे पुराना साड़ीज होता है उनमें सब में ट्रेडिशनल मोटिव्स होता है, फूल पत्ती, तो हम लोग वो नहीं यूज़ करते, हम ज्योमेट्री ज़्यादा यूज़ करते हैं. और मटेरियल के हिसाब से नेचुरल है, तो स्किन के अगेंस्ट जो टच है वो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा चीज़ है.
यहाँ फैशन के साथ फूड को भी कंक्लूड किया गया है। ये फूड भी रूटीन डिशेस से काफी अलग है। सुख एक्सपीरियंस के तहत ये आयोजन करने वाली शगुन मेहरा ने आयोजन पर खुशी जाहिर की। सो अकारो एक इंडियन मॉडर्न डिजाइनर ऑफ क्लोथिंग है, जिन्होंने इंडियन फैब्रिक्स और इंडियन डिज़ाइन को लेकर मॉडर्न और कंटेम्प्रेराइज करा है। और वो बहुत अलग अलग किस्म से क्रिएटिविटी को लेकर साड़ीज़ को या लहंगे को उन्होंने एक्चुअली लेकर इतना ब्यूटीफुल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का इंटरप्रिटेशन किया है। उसमें वो एकदम माहिर है और वेरी स्पेशल। अकारो एक बहुत ही सुंदर ब्रांड है, जो मेरे फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त गौरव जय गुप्ता की ब्रांड है। और मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत इम्प्रेस किया है उनके ये डिज़ाइन अप्रोच से, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे वो कलर को यूज़ करते हैं या पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन डिज़ाइन में हमेशा पत्ते होते हैं या फूल होती है या एम्ब्रॉयडरी होती है, उनके कपड़ों में वो डिज़ाइन में उस टाइप के मॉडर्न एलिमेंट्स लाकर, जैसे ज्योमेट्री को लाकर उससे वो मॉडर्नाइज कराए। पर फिर वो लहंगा, आप सोचिए कि मॉडर्न डिज़ाइन बट एक्चुअली इट्स अ लहंगा। सो दैट इज़ वाई अकारो इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रांड। तो अकारो जो है वो फैशन ब्रांड है और शगुन मेहरा जो है वो फूड ब्रांड है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें ये लगा कि फूड और फैशन को अगर हम साथ में कंपेयर करते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। और सबको जैसे शॉपिंग भी करें और कुछ टेस्ट भी उनको करने को मिले। और वो ही मॉडर्न इंडिया कॉन्सेप्ट हम खाने में भी लाए हैं, जैसे वो फैब्रिक्स में है। तो खाने में भी हमने उसी टाइप की डिशेस बनाई हैं जो मॉडर्न है, पर जैसे सरगवा का सिंगा है या डमरू के पत्ते हैं या वो छोटा आंवला है, वो सब को लेकर हमने ये मेन्यू बनाया है। ये पहली बार मैंने अपना स्टूडियो खोला है। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि यहाँ से मैं लोगों को सुख एक्सपीरियंसेस, जो मेरा नया वेंचर है, वो देना चाहती हूँ। और सुख एक्सपीरियंसेस के अंदर हम अलग अलग फॉर्मूला, जैसे अब की बार फूड और फैशन है, अगली बार आप देखना क्या होगा। आई एम होपिंग कि एक स्पेनिश स्टाइल का एक पॉपअप और फेस्टिवल इधर हम स्टूडियो में करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होंगे। और बार बार ये कैमिलियन की तरह वो रूप बदलेगा। तो अब की बार वो ऐसा लग रहा है, अगली बार वो कुछ और लगेगा, उसकी अगली बार वो कुछ और लगेगा, थीम कुछ और होगी। तो बड़ौदा के लिए एक ही जगह से बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे। और खाना हमेशा इस पार्ट का थोड़ा महत्व होगा, क्योंकि दिस स्टूडियो इज ओन्ड एंड रन बाय मी और मैं एक शेफ हूँ। देश भर में इन दिनों टॉक ऑफ द नेशन बना अतिक्रमण अभियान वडोदरा में भी आज जोरों शोरों से चला। वडोदरा में कॉरपोरेशन के बुलडोजर द्वारा कई अवैध निर्माणों को धराशायी किया गया। देश भर में इन दिनों बुलडोजर काफी चर्चा में है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी कॉरपोरेशन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रखी गई। वडोदरा में आराधना टॉकीज से खासवाड़ी स्मशान की ओर जाने वाली सड़क पर किए गए अतिक्रमणों को कॉरपोरेशन द्वारा दूर किया गया। इस दौरान मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर क्यू रोकड़िया, डीसीपी, एसीपी स्तर के आला अधिकारी भी मौके पर देखने मिले। कॉर्पोरेशन द्वारा જે આરાધના ટોકીસથી ખાસવાડી રોડનો જે ખાસવાડી સ્મશાન સુધીનો જે રોડ છે એને વર્ષોથી જે અહીંના ગેરેજવાળા છે એના દ્વારા ભંગાર થયેલા વેહિકલો મૂકીને દબાણ કરવામાં આવતું હતું। ક્યાંક જે શેડ હોય એને એક્સટેન્ડ કરીને પણ રોડ માર્જિનમાં દબાણ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ તમામ કાર્યવાહી કરીને આ રોડ દબાણ મુક્ત થાય, લોકો અહીંયા શાંતિથી અવર જવર કરી શકે અને જ્યારે સ્મશાન જેવી જગ્યા અહીંયા હાજર હોય ત્યારે જે અંતિમ વિધિ કરનાર લોકો પણ આવતા હોય એને પણ પાર્કિંગની સુવિધા મળે, આ તમામ જોવાની જવાબદારી કોર્પોરેશનની છે। ત્યારે કોર્પોરેશન કાર્યવાહી કરીને ગેરેજવાળાઓને વિનંતી કરીને પણ આ રોડ હર હંમેશ ખુલ્લો રહે અને અહીંયા દબાણ મુક્ત રહે એ દિશાની અંદર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। कई बार छोटे छोटे बच्चों में भी अद्भुत कलाकारी देखने मिलती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की रहने वाली सानवी कुछ ऐसी ही मिसाल है। सानवी ने 101 दिनों में 101 चित्र बनाकर हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर के वढवाण सेहार की 5वीं कक्षा में पढ़ती है छोटी सी सानवी। सानवी को बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था। आड़ी टेढ़ी लाइनें भी चित्र बन जाती और इसी से चित्र बनाने की उसे प्रेरणा मिली। सानवी ने 101 दिनों में 101 चित्र बनाकर हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कायम किया है। 30 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार भी सानवी जीत चुकी है। सानवी का अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी रोड पर हथी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में चित्रों की प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग थीम पर बने हुए चित्रों को प्रकाशित किया गया है। प्रदर्शनी में गुजराती और हिंदी सीरियल के हीरो हीरोइन से लेकर क्रिकेटर, फुटबॉलर, खिलाड़ी, दुल्हन, स्वतंत्र सेनानी, हिंदू देवी देवता, कुदरती दृश्य सब कुछ देखने मिल रहा है। इन चित्रों को छोटी सी सानवी ने पेंसिल कलर, ऑयल पेस्ट, कैनवास जैसे कलर से बनाया है और अपने हुनर को कागज पर उतारा है। मैं 3 साल की थी तब से मैंने ड्राइंग शुरू किया और मैंने बहुत सारे लोगों से टीचिंग लिया है। जैसे मैं सुरेंद्रनगर में थी और लॉकडाउन में मैंने अपने आप सीखा है ड्राइंग। मैंने 101 पोर्ट्रेट्स इन 101 डेज ड्रॉ किए हैं, जिसमें मैंने रिकॉर्ड तो हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का, और मैंने एक्स्ट्रा जो है पेंटिंग्स वो 50 जितने बनाए मैंने। छोटी सी सानवी की इस उपलब्धि पर पिता फूले नहीं समाते हैं। सानवी को आगे बढ़ाने में पिता और परिवार का भी बड़ा योगदान है। मेरी डॉटर जो सानवी संघवी, उसका आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है, उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र से स्टार्ट किया था पेंटिंग्स, ड्राइंग्स करना, और लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने ज़्यादा प्रगति की और स्कूल का और हमारे माता पिता का सबका बहुत सपोर्ट रहा उसको, और उन्होंने 101 दिवस में 101 पेंटिंग्स पूरा करके हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अवार्ड्स लिया है। और अभी वो आगे बढ़ के हमारा स्टेट का, हमारा राज्य का और हमारा देश का इंटरनेशनल लेवल पे नाम ले जाना चाहती है। वो बस आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहती है और हमारे लिए, हमारी संस्थाओं के लिए और जो फंड्स आते हैं उसके जो उसका अर्निंग्स होता है उसमें से वो थोड़ी सर्विस देना चाहती है। दिल्ली से साइकिल यात्रा पर निकले स्पीक मेके के फाउंडर डॉक्टर किरण शेठ वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में बने राजा रवि वर्मा स्टूडियो की विजिट करने पहुंचे। वडोदरा में आर्ट और सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्पीक मेके की स्थापना करने वाले डॉक्टर किरण शेठ दिल्ली से साइकिल यात्रा पर निकले हैं और वे इन दिनों वडोदरा में है। साइकिल यात्रा के दौरान वडोदरा पहुंचे डॉक्टर किरण शेठ ने लक्ष्मी विलास पैलेस में बनाए गए राजा रवि वर्मा स्टूडियो की विजिट की। इस दौरान उन्होंने स्टूडियो की गतिविधियों को जाना और सराहा। स्पीक मेके के फाउंडर डॉक्टर किरण शेठ कला को प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। कला को प्रोत्साहन देने के लिए और कला के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवक बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही भारत में साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने का भी उनका मकसद है और इसी के तहत वो दिल्ली से साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके वडोदरा दौरे के दौरान डॉक्टर किरण शेठ ने पर्यावरण और साथ ही खुद के स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करने की सभी को प्रेरणा दी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो शास्त्रीय संगीत है, लोक कलाएं हैं, हस्तशिल्प हैं, चलचित्र, योग और ध्यान, इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं स्कूल कॉलेजों में, युवा में। और इसके लिए मैं ये साइकिल करके आया हूँ लोग को दिखाने के लिए कि 73 साल के आदमी भी
साइकिल कर सकते हैं। दिल्ली से मैंने 11 मार्च को शुरू किया और यहाँ पहुँचा हूँ, और एक संदेश देने के लिए कि शारीरिक भी है, मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी है, और साथ साथ पर्यावरण को भी सहयोग देता है। ये आंदोलन जो है, इसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रशासन के आदेश पर पेट्रोल पंप की जांच इन दिनों की जारी है और पेट्रोल पंप से सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के अनुसार बिजनौर में अवैध रूप से मिलावटी पेट्रोल बेच रहे पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई। इस दौरान पेट्रोल पंप के सभी मानकों को चेक किया गया। बांट माप अधिकारी, एसडीएम धामपुर और जिला पूर्ति अधिकारी की संयुक्त टीम ने धामपुर में नूरपुर मार्ग पर स्थित अवतार फिलिंग स्टेशन और अन्य एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और पेट्रोल पंप के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे हैं। ये तो जनरल चेकिंग है, हमें एक नोजल जो है एक्सेस दे रही है, वो तो री एलिवेशन होगा उसका, वो तो जब भी एप्लीकेशन देंगे तभी वो खुल जाएगी। नहीं, हवा तो है लेकिन लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम, इसलिए बंद हुआ। ये तो एक्यूरेट थी, ये टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये ना उसकी पाइपलाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ से इधर वाले पंप से दूसरी लाइन है उसकी पाइपलाइन, तो वो उनके वो है। ये तो टेक्निकली देखेंगे ना तब बताएगा। शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों की जांच की जाए। घटतौली की शिकायतें आती हैं या कुछ मिलावट की शिकायतें आती हैं, उसी क्रम में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन के आदेश के क्रम में हम लोग को एक जाँच टीम बनाई गई, जिसमें हम लोग शामिल हैं, सप्लाई विभाग शामिल है और बाट माप विभाग शामिल है। सभी लोग की पूरी टीम हम लोग ने आज ही दूसरा पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं। पहले वाले बगल में एक पेट्रोल पंप था, उसको हम लोग चेक किया था, तो वो 2 मशीनों में कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उनका गड़बड़ आ रही है, कुछ ज़्यादा एक्सेस दिखा रही है। तो फिलहाल मशीनों को उनको बंद करा दिया गया और जब वो ठीक करा देंगे, एक बार अपना पूरा मशीन ठीक हो गई कि दोबारा रीडिंग चेक की जाएंगी उसकी। अगर वो ठीक होगी तो वो उनको खोला जाएगा। फिर यहाँ पे भी अभी कुछ यहाँ पे अनियमितता अभी पाई नहीं गई, अभी चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सब पूरा एक अभियान है, शासन के निर्देश पे चलाया जा रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे के उपलक्ष्य में कला अर्थ फाउंडेशन द्वारा अहमदाबाद में एक रैली का आयोजन कर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता फैलाई गई। अहमदाबाद के कला सूर्य फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड अर्थ डे के उपलक्ष्य में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर लोगों को जागरूक किया गया। माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में सभी से मेंस्ट्रुअल कप अपनाकर पृथ्वी को बचाने का संदेश इस फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। कला सूर्य फाउंडेशन से जुड़े 17 लोग अहमदाबाद से 570 किलोमीटर की बाइक रैली पर इस संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जो आप रैली देख रहे हो, ये हमारे फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, डिक्री ने आपो पांक। वो इनिशिएटिव में हम संगीत द लाइट एक इनिशिएटिव, सब इनिशिएटिव चलाते हैं जो कि है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, और उसमें हमने आज कपशप रैली की है। ये रैली अहमदाबाद से सूरत तक जाएगी। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस और संगठनों में हम उनको मेंस्ट्रुअल कप क्या है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, ये समझाएंगे और उन्हें मेंस्ट्रुअल कप गिफ्ट करेंगे। इस तरह से हम पूरी रैली इसलिए आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और हमारी पृथ्वी को अगर बचाना है तो हम महिलाओं के हाथ में जो एक चीज है वो है हमारा हाइजीन प्रोडक्ट। हम एक बार चेंज कर ले, सिर्फ एक कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल अगर हम अभी बंद नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ये पृथ्वी पूरी सैनिटरी पैड से भर जाएगी, यूज किए हुए सैनिटरी पैड से। तो इससे बचाने के लिए महिलाओं के पास एक ताकत है और वो ये है कि वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल बंद करके मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल शुरू करे। तो ये रेवोल्यूशन आएगा और हमारे पर्यावरण में जैसे पानी का भी हम सेविंग कर सकेंगे। और ये जो कचरा हम फेंकते हैं जिसे मेडिकल वेस्ट बोलते हैं, वो लोग सैनिटरी पैड का वेस्ट डस्टबिन में डालते हैं, जनरल डस्टबिन में। वो बहुत गलत है क्योंकि जो कचरे लेने वाले महिला और पुरुष आते हैं उन्हें उससे HIV संक्रमित भी हो सकते हैं, पर इसका लिए कोई सोचने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो हम ये इनिशिएटिव लेके सबको ये समझा रहे हैं कि कचरा किस तरह से डिस्कार्ड करना है अगर सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं तो, और मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से आप क्या क्या बेनिफिट के हासिल
हासिल कर सकते हो। और हमारा मेंस्ट्रुअल कप जो हम बता रहे हैं वो इकोनॉमिकल इसलिए कि एक मेंस्ट्रुअल कप 10 साल तक चलता है, मतलब नो एक्सपेंस। आज ये जो रैली चल रही है वो सैनिटरी नैपकिन जो लड़कियां यूज करती है, वुमेन्स जो, उसके बारे में है। जो उसमें बताया जा रहा है कि हम कप यूज करें। सैनिटरी नैपकिन से जो इन्फेक्शन होता है, जो पृथ्वी पर इसका प्रदूषण होता है, उसे नाश करने के लिए हमें ये जो कप है वो यूज करना चाहिए। वो हम बताने जा रहे हैं कि हम ये कप यूज करेंगे तो पृथ्वी पर जो इसका कचरा हो रहा है सैनिटरी नैपकिन का, वो कम हो जाएगा, नाश हो जाएगा धीरे धीरे। और कप के हिसाब से जो ये जो कप है वो कप के हिसाब से हम पृथ्वी पर स्वच्छता ला सकेंगे। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के उमल्ला में बीटीपी द्वारा मुस्लिम बंधुओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मुस्लिमों का पाक माह रमजान इन दिनों चल रहा है। रमजान महीने के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। रमजान के दौरान जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के उमल्ला गांव में भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बीटीपी के अग्रणी शामिल हुए। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में राजनीतिक दल लोगों को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर झगड़िया के विधायक छोटू वसावा भी खास उपस्थित रहे। गुजरात की वडोदरा में हरिधाम सोखड़ा की 10,000 करोड़ की संपत्ति के विवाद मामले हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके पालन के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। गुजरात के वडोदरा के हरिधाम सोखड़ा की 10,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस मामले गुजरात हाईकोर्ट में दायर हेबियस कॉर्पस के आधार पर सुनवाई की गई थी, जिसमें प्रबोध स्वामी ग्रुप के साधु संतों को आणंद के बाकरोल में स्थित आश्रम में भेज दिया गया था। वहीं महिला साध्वियों को अहमदाबाद के आश्रम में जाने का आदेश दिया गया था। इसी के तहत हाईकोर्ट द्वारा अब ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन किया जाए। संत और साध्वियों और सेवकों के पासपोर्ट और मोबाइल सुपर्द करने की सूचना भी हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। हाईकोर्ट के सरकारी वकील के जरिए सभी चीजों को सुपर्द कराने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट पुलिस ने आणंद के बाकरोल और अहमदाबाद के निर्णय नगर में आश्रय स्थानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था जांचने के आदेश भी पुलिस को दिए हैं। अगर इस मामले में सुलह नहीं होती है तो आगे भी कोर्ट खुद मामले की न्याय करेगा। वडोदरा न्याय तंत्र और पुलिस की हाईकोर्ट ने इस मामले प्रशंसा भी की है। इसी बीच हरिधाम से अलग होकर बाकरोल पहुंचे संत काफी तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। संत आणंद के बाकरोल स्थित आश्रम में इन दिनों भक्ति में जुटे हुए हैं। वहीं इसी बीच प्रबोध स्वामी ने ये साफ कर दिया है कि वो एक ही पिता के 2 संतान हैं। ऐसे में अलग संप्रदाय खड़ा करने जैसी कोई इच्छा दोनों ही नहीं रखते हैं। प्रबोध स्वामी ने साफ कर दिया है कि कोई अलग संप्रदाय की स्थापना प्रबोध स्वामी गुट द्वारा नहीं की जा रही है। जब से ये विवाद चल रहा है और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तब से संप्रदाय अलग किए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन प्रबोध स्वामी ने खुद इस मामले ये कह दिया है कि अलग संप्रदाय खड़ा करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। एक और देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। अनाज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इसी बीच रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते गेहूं की निर्यात भारत कर रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों तक अनाज के दामों में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। गेहूं में अगर आप चाहते हैं तो यूक्रेन की वजह से 2-3 रुपया बढ़ोतरी हुई है। टुकड़ी अच्छा मालों का पोजीशन 2800 से 3200 रुपये की भाव है। रजवाड़ी का पोजीशन 2800 से 3200 रुपया है। मतलब बाजार इतना ज़्यादा तेजी मंदी में नहीं है। दलहन में जाते हैं तो दलहन में चना दाल और चना की पोजीशन है 55 रुपये से 60 रुपया। दालों की पोजीशन 5800 से 65 रुपया है चना दालों में। मूंग और मूंग दाल में जावे तो मूंग की पोजीशन 82 से लेके 90 रुपये तक की है और मूंग दाल की पोजीशन 88 से 95 रुपये की है। बाजार में लोगों की खरीद शक्ति कम होने की वजह से बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। गुजरात सरकार पहले ही कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की घटनाओं से परेशान थी और अब प्राथमिक स्कूलों में भी पर्चे चोरी होने की घटना सामने आने से गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात के भावनगर की नेसवड़ प्राथमिक स्कूल में परीक्षा के पर्चे चोरी होने की शिकायत सामने आई है, जिसके तहत
छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा के पेपर स्कूल में से चोरी हुए थे। इस मामले राज्य भर में 7वीं कक्षा की परीक्षा के 2 पेपर रद्द कर दिए गए हैं। 7वीं का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर रद्द किया गया है। राजकोट में 863 स्कूलों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। रात्रे वહેલી સવારે 3:30 કલાકે રાજ્ય સરકાર તરફથી નિર્ણય લઈ અને દરેક જિલ્લાને જાણ કરવામાં આવેલી છે। ભાવનગરની અંદર તળાજા તાલુકામાં એક શાળાની અંદર પેપર ચોરીના ઘટનાના સંદર્ભે પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે। વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ તપાસ ચાલુ છે। એ દરમિયાન હાલ રાજ્ય સરકારે 2 દિવસની જે પરીક્ષાઓ છે શુક્ર અને શનિવાર એટલે કે આજે અને આવતીકાલ 2 દિવસના વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાનના ધોરણ 7ની પરીક્ષા રદ કરી છે। ડિવિઝનનો વાર્ષિક પરીક્ષા દરમિયાન કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી। આ 2 પેપરો જે રદ થયા છે એ સોમવારે જાહેરાત કરવામાં આવશે કે 27મી તારીખે અમારી પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ છે, તો એના પછીના 2 દિવસમાં એમનું પ્લાનિંગ અને એ આપવામાં આવશે। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के लखतर में आम आदमी पार्टी द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। गुजरात में 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी के तहत गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के भाथरिया गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। दरअसल पंजाब में सरकार बनने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी काफी जोर दे रही है ताकि गुजरात में भी पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसी के तहत आयोजित किसान सभा में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आज रोज हमें आम आदमी पार्टी किसान संगठन द्वारा आम तो अनेक वखत खेडूतोना मुद्दे स्थानिक और स्टेट लेवले रजूआतो करी चूक्या छे, परंतु खेडूतोनी स्थानिक समस्यानुं कायमी धोरणे क्यारेय निराकरण आवतुं नथी। कायमी धोरणे निराकरण आवे एना माटे गामो गामना प्रवास करी अमे खेडूतोने जागृत करी रह्या छीए। आवनारा दिवसोमां दरेक गाममां खेडूतोनो उत्साह जोता लागे छे के आवनारा दिवसोमां હવે ખરેખર 2022ની વિધાનસભામાં ખેડૂતો પરિવર્તન ઈચ્છે છે અને પરિવર્તન થશે તો જ કાયમી ધોરણે ખેડૂતોની સમસ્યાનું સમાધાન થશે। સમસ્યાનું સમાધાન આંદોલનથી ક્યારેય થતું નથી। અવારનવાર ખેડૂતો માટે અનેક મુદ્દાને લઈને રજૂઆતો કરી, કોઈ પાણી મુદ્દે હોય, વીજળી મુદ્દે હોય, જમીન માપણી મુદ્દે હોય, અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પરિણામ મળતું નથી। એટલે હવે ખેડૂતોએ સંકલ્પ કર્યો છે અને ખેડૂતોનો ઉત્સાહ જોઈને જ દેખાય છે કે આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાત પરિવર્તન ઈચ્છે છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के खाटड़ी गांव में मां शक्ति की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक लोक डायरा का आयोजन किया गया और इस डायरा में नोटों की बरसात होती हुई देखने मिली। गुजरात के सुरेंद्रनगर के एक गांव में लोक डायरा के दौरान नोटों के साथ साथ डॉलर की बरसात लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। दरअसल सुरेंद्रनगर के खाटड़ी में मां शक्ति की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया है, जिस अवसर पर भव्य लोक डायरे का आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायकों ने भजनों की रंगत जमाई। इस लोक डायरा में खाटड़ी गांव के निवासी पिंटू झाला द्वारा भजनीक ब्रिजदान गढ़वी पर नोट और साथ ही डॉलर की बारिश की गई। राजकोट के खीरासरा स्वामीनारायण मंदिर के महंत भक्ति स्वामी और माधव प्रिय स्वामी ने भी कलाकारों पर नोटों की बरसात की। इस लोक डायरा में खाटड़ी गांव के सरपंच और कलाकार ब्रिजराज दान गढ़वी, राजभा झाला समेत के कलाकारों ने रंगत जमाई। कार्यक्रम में राजकोट के मेयर प्रदीप डव भी उपस्थित रहे, लेकिन खाटड़ी में आयोजित ये लोक डायरा नोटों और डॉलर की बरसात के कारण ही चर्चा का केंद्र बना। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बिजनौर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड पर हैं। एक और भूमाफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट के 18 मंत्रियों को 18 मंडलों में भेजकर सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की नई पहल भी की है, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी दौरान बिजनौर में कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के कर्मचारियों ने 11वें वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी शामिल रहे और इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं 18 मंडलों में 72 घंटे का प्रवाह करके नीचे तक सारे विकास के कामों को सबको समीक्षा करने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को
कार्य आवंटित कर देंगे। जो मंडल देंगे उसी आधार पर हम लोग इस क्षेत्र के अपने क्षेत्र के विकास की योजना की समीक्षा करेंगे। जो सरकार के काम है उनकी समीक्षा करेंगे और बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मैं जरूर काम। माफिया पर कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बुलडोजर जारी रहेगा। जो लोग अनैतिक जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, अराजकता कर रहे हैं, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जिन्होंने अकूत संपत्ति हासिल की है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मुस्लिमों के पाक महीने रमजान के अब आखिरी दिन चल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इन दिनों में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। का मुबारक और मुतबर्रक महीना है। ये महीना इबादत का है, रहमतों का है। ये इस पूरे महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त अपना गुजारना चाहिए और इसी के साथ साथ ये महीना रहमत का है, अमन और शांति का है। हमें अपनी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। हमें हर इस बात की कोशिश करनी है कि हमारी वजह से ना किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचे, ना किसी का कोई नुकसान हो। लिहाजा इस मुबारक महीने के जो चंद दिन बाकी रह गए हैं, इसमें भी हम सब लोगों को मिल कर के इस बात की कोशिश करनी है कि हर तरीके से अमन व अमान कायम रहे, जिससे कि ईद उल फित्र का दिन जो कि खुशी और मसरत का दिन है, उस दिन हम सब लोग मिल कर के ईद की नमाज अदा करें, सिवैयाँ खाएं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करें। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो ज़िम्मेदारान आपको चाहिए कि ज़िम्मेदारान से रब्ता कायम करें और किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब ना किया जाए। ये मेरी आप तमाम लोगों से दिल की गहराइयों से। गुजरात के वडोदरा शहर से सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा स्लम इलाके की महिलाओं की आंतरिक सुरक्षा को तवज्जो देते हुए सैनिटरी पैड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शहर के नागरिकों के घर से पेपर की पस्ती एकत्रित कर उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे स्लम इलाके की महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड खरीदकर वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत न्यू समा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रंजनबेन भट्ट के साथ मेयर केऊर रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पस्ती यहाँ इकट्ठी हुई है। आज हम ये पस्ती को बेचेंगे और उस पैसे से जो पैसा आएगा ये पस्ती बेचने से, वो पैसे से हम सैनिटरी नैपकिन खरीदेंगे और वो सैनिटरी नैपकिन का शॉप भी तय है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ पे 10 रुपये में 10 पीस का एक पैकेट मिलता है। हम ये खरीद के हमारी जो बहनें हैं उनको हम देंगे। 2 महीना तक हम फ्री देंगे। तीसरे महीने बहन को बोलेंगे आपको तीसरे महीने भी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना है, लेकिन आपको खुद को खरीदना है। और करीब 20-30 रुपया महीने उनके लिए, ये 30 रुपया निकालना उनके लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सोच के मैंने ये कार्यक्रम तय किया है। बहुत सारे लोगों ने ये कार्यक्रम को उठा लिया है। जिन जिन लोगों ने ये पस्ती दी है, किसी एक ने तो ये पूरा सैनिटरी नैपकिन खुद खरीद के यहाँ ये बॉक्स दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये वडोदरा संस्कारी नगरी में है जो स्वास्थ्य के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। मैं आपके माध्यम से सभी को एक आह्वान करना चाहती हूँ, आइए हम सब मिलके एक मुहिम करें। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हम सैनिटरी नैपकिन खरीदें और बहुत सारी दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो 100 रुपया की दवा 10 रुपया में मिलती है, कहीं लोगों को पता ही नहीं है। वो वहाँ शॉप तक जाएंगे तो ज़रूर अपने स्वास्थ्य के लिए जो चाहिए वो कम रेट में मिलेगा और अपना स्वास्थ्य भी वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो बस ये सोच के मैंने ये मुहिम की है। मैं आप सबको विनती करती हूँ, आइए हम सब मिलके हमारी जो बहनों ये सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं करती है उनको जागरूकता लाए और वो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। हंसी खुशी के साथ बेटी का ब्याह रचाना हर परिवार का सपना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव में दहेज के दूषण ने न सिर्फ इस सपने को तोड़ा बल्कि एक लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। भारत में दहेज का दूषण कई लड़कियों की जिंदगी अक्सर बर्बाद करता आया है, लेकिन ये मामले अमूमन शादी के बाद सामने आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गाँव में हाथ में मेहंदी रचाकर
दुल्हन के जोड़े में सजी दुल्हन इंतजार करती रह गई और दूल्हा बारात लेकर आया ही नहीं, क्योंकि उसे दहेज में चाहिए थे कार, ट्रैक्टर और 3.5 लाख रुपए कैश। दहेज के कारण नहीं है, मांग पहले ट्रैक्टर जीप मांगी थे, ट्रैक्टर मांगे थे, 3.5 लाख रुपया मांगे, तब भी नहीं आई। ये घटना लखीमपुर खीरी के मेगलगंज के चुरईपुरवा गांव की है, जहां अनिल कुमार की बेटी मधुबाला की शादी पंकज कुमार से तय हुई थी। शादी के कार्ड मेहमानों में बांटे जा चुके थे। मेहमान शादी के लिए पधार चुके थे। चूल्हे पर खाना और मिठाइयां बनकर तैयार थी। हर कोई बारात के इंतजार में था, लेकिन बारात आई ही नहीं। जब फोन कर बार बार पूछा गया तो बारात आ रही है का झांसा दिया जाता रहा। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन न दूल्हा आया न दूल्हे का परिवार। दुल्हन के पिता की बेइज्जती तो हुई, लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। मामला सर क्या है, वो बारात जो है उन्हें को थी महाराज, पहले सर गाड़ी मांग रहे थे अल्टो, और फिर उन्होंने कहा अल्टो नहीं लेंगे। जब अल्टो देने को हम तैयार हो गए तो कोई अल्टो नहीं, हम ट्रैक्टर लेंगे। और ट्रैक्टर के बाद फिर कहने लगे कि ट्रैक्टर हम नहीं, हम नगद लेंगे पैसे। तो सर हमारे पास नगद भी पैसे भी नहीं थे, तो नहीं दे पाए, इसीलिए आज से वो बारात नहीं लाए। सर बसबिरवा से, ये सर मोहम्मदी के पास पड़ता है। फोन पर सर बात हुई तो यही बार बार कहते थे कि मुझको एडवांस पैसे पहले चाहिए तब बारात आएगी, ये है वो है, दुनियादारी यही करते थे। सर 5 लाख के एटे पेटे नुकसान हुआ होगा हमारा। ट्रेंडिंग खाना की व्यवस्था थी सर, VIP जो होती है, ऐसे तो बहुत बड़े आदमी करते हैं सर। हमारे जो मांग हम यही सोचते थे कि हमारी लड़की की शादी हो, कैसे व्यवस्था करिए तब हम बारात करेंगे, अन्यथा तुम्हारे यहाँ बारात भी नहीं करेंगे। मांग भी की इधर, मतलब ट्रेंडिंग खाना की व्यवस्था भी की, और सर अब उधर मांग भी कर रहे थे। 21वीं सदी के भारत में भी दहेज कुछ समाज में अक्सर जिंदगियों को बर्बाद करता आया है। ना ही समाज के ठेकेदार इस पर कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही सरकार कोई ठोस कदम उठाती है। और ऐसे में मधुबाला जैसी कई लड़कियों की जिंदगी दांव पर लगती रहती है। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। पुस्तकें हमारे जीवन में हमारी सांसें जितनी महत्व रखती हैं, उतनी ही पुस्तकें हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। किताबें अगर हमारे इर्द गिर्द नहीं हैं, एक बहुत बड़ा अधूरापन रहता है। और जब किताबें हमारे नज़दीक रहती हैं, किताबों में हम घिरे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सार्थक करने के लिए इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। किताबों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लोगों ने जितनी किताबें लिखी हैं, उतना किताबों के महत्व के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो कुछ ऐसे कोट्स मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, और फिर आज का जो दिवस है उसे हम विशेष बनाने के लिए एक विशेष व्यक्ति के घर पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो कुछ कोट्स मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है, एक नई उम्मीद जगती है। किताबें मन का वो भोजन है, किताबें मन का वो भोजन है, जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती है। ऐसा भोजन है किताब। जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए सबसे अहम कोई भूमिका अदा करता है तो वो किताबें हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट अपनाते हुए लोगों को देखते हैं और फिर परेशान होते हुए भी देखते हैं, मगर जब हम किताबें पढ़कर सफलता की ओर बढ़ते हैं तो कभी कोई परेशानी नहीं आती। किताब जो हमें शक्ति देती है, हमेशा हम कहीं भी किसी के भी सामने अशक्त नहीं दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि आज का दिन पूरे विश्व में किताब दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो उम्र में तो बहुत छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है और किताबों के बीच में हमेशा घिरा रहता है। मैं बात कर रही हूँ कंज कालरिया की। कंज, बहुत बहुत स्वागत है। और आज
जब हम वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू। कंज, किताबों से कैसे प्यार हुआ? क्यों इतनी सारी किताबें पढ़ने का आपको शौक़ है? कैसे जागा ये? सबसे पहले मुझे किताबों से प्यार बहुत छोटा था तभी से हुआ। जब मैं नर्सरी भी नहीं, जब मैं प्री स्कूल में पढ़ता था तभी मैं मम्मी पापा से आग्रह करता कि मुझे क्रॉसवर्ड में ले जाके कुछ किताबें ले दो। वो जो छोटे बच्चों की होती है ना, वो फ़ोटो वाली, वो किताब पहले मैं देखता था। फिर धीरे धीरे मैं मैजिक पॉट भी पढ़ने लगा। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे उम्र के हिसाब से मुझे किताबें देना शुरू किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। आज मैं यहाँ तक पहुँच गया का मतलब है कि कंज ने एक किताब लिखी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंज, जैसे आपने कहा कि क्रॉसवर्ड जाते थे, फ़ोटो वाली किताबें पढ़ते थे, फिर आपके उम्र के हिसाब से आपको किताबें मिलने लगी। मगर फिर अभी जैसे मैं आपके रैक में देख रही हूँ, कबोर्ड में देख रही हूँ, इतनी सारी किताबें हैं, तो क्या ये सारी किताबें आपने पढ़ ली हैं? नहीं, मैंने मोस्ट ऑफ किताबें पढ़ी है, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ना बाकी है। किस तरह की किताबें आपको पसंद है? क्या पढ़ना पसंद है आपको? मुझे एडवेंचरस, मिस्टीरियस और सस्पेंस वाली किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जब आप एक किताब हाथ में लेते हो तो कितना वक्त देते हो? एक सिटिंग में ख़त्म करते हो? जो क्यूरियोसिटी है आपको पढ़ने की, वो आपको ऐसा करने पे मजबूर करती है कि फिर आप अलग अलग समय पे पढ़ते हो? देखिए, अगर बुक छोटी हो और मुझे बहुत पसंद आए तो एक सीटिंग में ख़त्म करता हूँ, या तो 300 से 400 पन्ने की हो तो 2-3 वीक में ख़त्म कर लेता हूँ कि हर रोज़ 4-5 चैप्टर पढ़ के। 300 से 400 पन्ने की किताबें आप 1 या 2 वीक में ख़त्म करते हैं? आप करते हैं? सोचना, मुझे ऐसा लगता है कि 300 से 400 पन्ने की किताबें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ख़रीदी भी नहीं होगी, और ये कंज जिसकी उम्र काफ़ी कम है और 400 पन्नों की किताबें वो पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में इस तरह से वक्त निकालना कैसे मैनेज करते हो? किताबों के लिए वक्त कैसे निकालते हो? किताबें पढ़ना एक पैशन है, उसके लिए वक्त हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो मेरी उम्र के लोग हैं वो हमेशा मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, और मैं उनसे अलग हूँ और मैं किताबों के पीछे समय निकालता हूँ। ये मैं कहना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूछूंगी कंज से कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में घिरे रहते हैं और कंज किताबों में। तो दिन में पढ़ाई, जो आपकी एक्चुअल पढ़ाई है, उसके लिए कितना वक्त, और किताबों के जो आपको शौक़ है, पैशन है आपका, अलग अलग किताब को पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, तो वो दोनों को कितना समय देते हो? देखिए, मैं जो स्कूल का वर्क है वो डिपेंड रहता है, कितना होमवर्क है और कितना आज चलाया है, उतना समय मैं उसको देता हूँ। फिर जो बाकी का टाइम रहता है उतना मैं किताबों के पीछे पढ़ता हूँ। फिल्म नहीं देखते हो? हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, फिल्म देखता हूँ। जो अच्छी नॉलेज वाली फिल्म होती है ना, वो मेरे पापा मुझे दिखाते हैं। उम्र क्या है कंज आपकी? मेरी उम्र 14 ईयर्स ओल्ड। 14 साल का कंज कहता है कि मोबाइल में नहीं रहता हूँ, और आज 4 साल का बच्चा भी मोबाइल में लगातार देखता है और मोबाइल देखकर ही सारी चीज़ें सीखता है, और ये कंज है जो किताबों से सारी चीज़ें सीखते हैं। डॉक्यूमेंट्री देखते हो तो किस तरह की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है? मुझे हिस्टोरिक, साइंटिफिक और हाँ, ऐसी डॉक्यूमेंट्री मुझे पसंद है, जनरल नॉलेज वाली भी। उसमें भी नॉलेज? हाँ। एंटरटेनमेंट यानी नॉलेज, और नॉलेज यानी एंटरटेनमेंट? मैं नॉलेज के अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता हूँ। क्या बात है, किताबों में भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और डॉक्यूमेंट्री में भी। आपने जो किताब लिखी है, कैसे सोच आई कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ? क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि एक सर्टन एज के बाद में मैं ये करूँगा, मैं कुछ लिखूँगा, तो इतनी छोटी उम्र में लिखने का ख्याल कैसे आया? मैं जब 2nd स्टैंडर्ड में था तब हम ऑस्ट्रेलिया पे ट्रिप करने गए थे। तब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो कल्चर था, वो देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो जब मैंने यहाँ पे बहुत सारी बुक पढ़ता, तब मेरे पापा मम्मी ने मुझे भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया कि तुम लिख सकते हो। तो मैंने ये बुक लिखी।
ये और जो मेरा ज्योग्राफिकल नॉलेज है और ये जो आप एटलास और ग्लोब देख रहे हैं, इसके सहारे मैंने ये बुक लिखी है और मैंने बहुत सारा गूगल में सर्च करके भी लिखा है। जी, मैं आप सबको बता दूं कि ये किताब का फर्स्ट पेज है। बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हालांकि अभी स्पाइरल बाइंडिंग से इसे बनाया गया है। ये जैसे आपने कहा एटलास से आपने इसमें सारा कुछ लिखा है, तो क्या क्या लिखा है और कितना वक्त लगा था ये लिखने में? मैंने एक सैम नामक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो अपने फैमिली से ग्रीनलैंड में जब घूमने जाता है तब बिछड़ जाता है और आगे चलकर वो एडवेंचर करता है। और मैंने इसमें बहुत सारी जगहों का नाम लिखा है, मतलब 15 से 20 कंट्री तो होगी ही। और उसके लिए मुझे वक्त लगा करीब 6 महीने जितना, क्योंकि मैं मेरा स्कूल का भी काम करता, बाहर का भी पढ़ता, फिर जो टाइम बचा रहता उसमें मैं लिखता आइडियाज़ इकट्ठे करके। जी, क्या टाइटल दिया है किताब को? मेरा बुक का टाइटल है माई हिलारियस ट्विस्टेड एडवेंचर और ये किंडल में भी मिलती है। अच्छा, क्या बात है। घर में पापा को किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मम्मी को है, किससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ पापा इतनी देर पढ़ते हैं, ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो मैं भी पढूं? मुझे सबसे ज़्यादा पापा से ही प्रेरणा मिली है बुक पढ़ने की, क्योंकि मैं जब भी मेरे पापा को उनके फ्री टाइम में देखता तो वो कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते और मैं उनसे पूछता ये कौन सी किताब है, तो उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और नॉलेज भी मुझे देते। उससे मुझे प्रोत्साहन होता है ये सब किताबें पढ़ने का। पापा गुजराती किताब पढ़ते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हो, और आप गुजराती और इंग्लिश दोनों पढ़ते हो? मेरा पापा मोस्ट ऑफ गुजराती बुक पढ़ते हैं और कभी कभी इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश भी ही पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, तो गुजराती नहीं पढ़ते हैं आप? नहीं। बट पसंद है आपको? हाँ, पसंद है। गुजराती में कौन सी कोई किताब जो पापा पढ़ते हैं वो आपने पढ़ी हो, ऐसा कुछ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? ये हिंदी पढ़ी है। कितना आराम से कह दिया कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी है, पापा जो पढ़ते हैं वो पापा का है, मैं जो पढ़ता हूँ वो मेरा है और मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कंज, आपकी उम्र के स्कूल में जो आपके दोस्त होंगे उनको आप मोटिवेट करते हो कि किताबों से आपको लगाव होना चाहिए, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? आप करते हो पहले तो वो बताओ। हाँ, कभी कभी मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि तुम इतना सारा वक्त कैसे निकालते हो किताबों के पीछे, क्या तुम बोर नहीं होता? मैं कहता हूँ कि जब भी कोई इंसान किताबें पढ़ना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में ही वो बोर होता है, लेकिन जो उसके बाद जो फेज़ आता है ना उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके लिए मैं मेरे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता हूँ। ज़्यादातर आपकी उम्र के बच्चों को नॉवेल पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए भी क्या आपके जैसे दोस्त जो हैं वो उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि नहीं नॉवेल नहीं पढ़नी है? हाँ, कुछ हो जाते हैं तैयार जिनको बहुत शौक होगा मुझे देख के, तो हाँ बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कभी कहते हैं? पता है हम जब छोटे थे तो हमारे दोस्तों में ऐसा होता था, हमें हमारे फादर ने ये सिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, तो हम पढ़ते थे तो ऐसा सब कहते थे कि ये पढ़ंतु है, ये एक शब्द हमारे पीछे लग जाता था। तो आपके पीछे भी ऐसा कुछ लगा है? किसी ने ऐसा कहा है? नहीं, मैं स्कूल में तो मस्ती भी करता हूँ, सिर्फ घर में आके ही पढ़ता हूँ। स्कूल में तो स्कूल की पढ़ाई और मस्ती दोनों चीज़ ही। ओके, इतनी सारी किताबें लेके बैठे हो, क्या बताने वाले हो इसमें से, क्या कहोगे? सबसे पहले मैंने तो मेरे वैकेशन में ये सैपियंस पढ़ी थी। मेरे पापा ने मुझे जो मार्च का वैकेशन था लास्ट टर्म, उसमें ये बुक दी थी कि तुम ये पढ़ो, क्योंकि ये बुक युवल नोआ हरारी की थी, लेकिन ये चिल्ड्रंस एडिशन है तो इसमें और सिंपलर लैंग्वेज में कहा जाता है। तो मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। इसमें कहा गया है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। जो 14 बिलियन ईयर्स पहले जो मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम का अस्तित्व में आया था उसकी स्टोरी को फिज़िक्स कहते हैं। और जो 3 लाख साल पहले सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी जो कहानी है, उनके इंटरेक्शंस की जो कहानी है
उनको केमिस्ट्री कहते हैं। और जो 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ और फिर वो बढ़ते गए, उनकी स्टोरी को बायोलॉजी कहते हैं। और जो 70,000 ईयर्स पहले ह्यूमंस ने जो अपना कल्चर बनाया, अपनी सोसाइटी बनाई, उसमें से जो जो स्टोरीज बनाई ना, उसका कलेक्शन इतिहास कहा जाता है। ये मोसाद, उसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मोसाद वर्ल्ड की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी है, वो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है। इसमें मुझे बहुत सारी बातें पसंद आई, क्योंकि जब मोसाद शुरू हुआ था तभी उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तभी इजराइल को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में, और मोसाद ऑफिशियली 1952 में बनी थी। और समय के उसे बहुत सारा फेलियर भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका नाम कम हो गया। हाँ, एबीडी विलियर्स के बारे में, वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। और एबीडी विलियर्स ने अपने ज़िंदगी में 3 बार ऐसा अनुभव किया है कि उनके आजू बाजू गॉड है। और एबीडी विलियर्स की मुझे एक बहुत अच्छी बात पसंद आई कि मुझे गौरव है कि उन्होंने एक चैप्टर इंडिया को डेडिकेट किया है, उसका नाम है इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया। कंज मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आपकी एज के जितने भी लोग हैं उनको कुछ कहना चाहोगे कि किताबों से क्यों आपको लगाव रखना चाहिए, कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में किताब का? किताबें हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज भी नहीं, हमें एंटरटेन करती है, हमें जो लाइफ स्किल्स है उसको भी हमको समझाती है। और जो सक्सेसफुल पर्सन्स की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी है, उनमें से हमें सीखना मिलता है कि हम फेलियर के बाहर कैसे आए और एक अच्छी लाइन पे आए, सक्सेस हमें मिल सके। और मैं एक कविता भी कहना चाहूँगा। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी कंज के पास रहना चाहिए। बहुत अच्छी बातें कर रहे हो और रिफ्लेक्ट करता है कि आप किताबों से कितने जुड़े हुए हैं। आपने जो कविता सुनाई वैसे ही किसी ने लिखा है किताबों के बारे में। अच्छी किताबों को पढ़ना पिछली सदियों के कई व्यक्तियों के साथ बात करने बराबर होता है, इसीलिए किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप किसी को आइडियल बनाते हो, किसी के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आप में उनकी कहीं ना कहीं वो छवि दिखाई देती है, आप कुछ वैसे ही बनने की कोशिश करते हो। सिर्फ करना ये होगा कि किताबों से लगाव रखना होगा और किताबें पढ़नी होगी जैसे कंज पढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया कंज हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप किताबों के साथ हमेशा रहें, किताबें आपके साथ रहें और आप बहुत ज़्यादा सफल हो। एक किताब लिखी है, जब हम दोबारा आपको मिले तो कई किताबों के साथ आप लिखी हुई किताबों के साथ हमें आप मिलो। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। किताबों से लगाव कंज का हमने देखा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई से वक्त कैसे निकालें, हमारे काम से हम वक्त कैसे निकालें, किताब पढ़ने का वक्त हमें कहाँ है। ये सारी सोच जब आती है मन में, तब ये सोच नहीं आती है कि मोबाइल के लिए इतना सारा वक्त कैसे निकलता है। बस इतना ही सोचना है। अगर हम ये सोचने लगेंगे तब हम मोबाइल से दूर होंगे और किताबों के प्रति और हम आगे बढ़ेंगे। किताबों से लगाव रखना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल के घरों में न नानी है, न नाना है, न दादी है, न दादा है। तो किताबें ही एक ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाती हैं, जैसे कंज सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किताबों से जुड़े रहें, VNM के साथ में भी जुड़े रहें। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, VNM TV की वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और VNM TV का OTT प्लेटफॉर्म है, वोडाफोन TV, जियो TV,
जॉय टीवी, रॉक टीवी, जहां दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, आईपीटीवी, जॉय टीवी और रॉक टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार लाइव आप देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।